दिसंबर 1971 ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भारतीय इतिहास का वो दिन है जिसके बारे में पढ़ते हुए, किसी से सुनते हुए आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस दिन की तस्वीरें अगर आप गूगल पर जाकर खोजेंगे तो आपके सामने आएगा भारतीय सेना का अपराजेय साहस, अनुशासन और रणनीतिक दक्षता की स्वर्णिम गाथा। 1971 में पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाइयों और दमन चक्र ने जब जंग को जरूरी बना दिया, तब भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि ऐसा प्रहार किया कि दुनिया का भू राजनीतिक नक्शा ही बदल गया। रणनीति को भी नए आयाम मिले और इतना ही नहीं, महज 13 दिनों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार दर्ज करवाई। 93,000 से ज्यादा सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया गया और उसी पल दक्षिण एशिया में एक नए राष्ट्र यानी कि बांग्लादेश का उदय हुआ। वर्तमान में दशकों बाद बांग्लादेश एक बार फिर रणनीतिक अस्थिरता, हिंसा और आर्थिक संकट की गिरफ्त में है। ऐसे समय में उस ऐतिहासिक क्षण की याद आ जाती है जब भारत ने अत्याचार की आग में झुलस रहे लोगों को स्वतंत्रता दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। और इतना ही नहीं, सिर्फ भूमिका ही नहीं निभाई थी बल्कि दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन में अपनी निर्णायक भूमिका भी स्थापित की थी। ये दिन सैन्य विजय का प्रतीक तो बना ही, और साथ ही बना भारत की दूरदर्शी कूटनीतिक, सामरिक क्षमता और मानवता के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद दिलाता है। 16 दिसंबर 1971 को जो हुआ उसकी कहानी 1947 से शुरू होती है, जब पाकिस्तान धर्म के आधार पर एक नया राष्ट्र बना। आज जब बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा के कारण अशांत है, तब समझना जरूरी है कि आखिर वे कौन से मुद्दे थे जब पाकिस्तान अपने ही पूर्वी हिस्से को खोने की ओर आगे बढ़ा था। 14 अगस्त 1947 को धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना। इस नए नवेले देश के दो हिस्से थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पाकिस्तान की 56% आबादी पूर्वी पाकिस्तान में रहती थी और उनकी भाषा बांग्ला थी, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, बलूची और पश्तो जैसी भाषाएं बोली जाती थी। भारत से पलायन कर पाकिस्तान पहुंचे मुस्लिम भी पश्चिमी पाकिस्तान में ही रहते थे, जिन्हें शरणार्थी कहा जाता था। पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं को बांग्ला भाषा से दिक्कत होती थी। उनका मानना था कि इस भाषा पर हिंदुओं का असर है, इसीलिए बांग्ला को राष्ट्रीय भाषा मानने से इनकार कर दिया गया। सरकारी कामकाज में बांग्ला भाषा के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई। डच प्रोफेसर विलियम वॉन शिंडल ने अ हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश में लिखा, पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाबी नेता मानते थे कि पाकिस्तान की भाषा सिर्फ उर्दू हो सकती है। मार्च 1948 में ढाका गए जिन्ना ने खुलेआम ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान की राजनयिक भाषा सिर्फ उर्दू होगी। जो भी इसका विरोध करेगा वो पाकिस्तान का दुश्मन होगा। यहीं से पूर्वी पाकिस्तान की नाराजगी ने विद्रोह का रूप लेना शुरू कर दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि पश्चिमी पाकिस्तान में बांग्ला भाषा बोलने वाले लोग ना के बराबर थे। डच प्रोफेसर विलियम वॉन शिंडल ने अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश में लिखा कि पश्चिमी पाकिस्तान में रहने वाले पश्चिमी पंजाब के मुसलमान ही देश के लिए अच्छे बुरे सभी फैसले किया करते थे। देश की बागडोर इन्हीं के हाथों में थी, जबकि आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो पूर्वी पाकिस्तान का वर्चस्व होना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बांग्ला भाषा की अवहेलना ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को आक्रोश से भर दिया। ना भाषा उनकी, ना नीतियां उनको ध्यान में रखकर बनाई जाती थी, ना उनके दुख, दर्द और समस्याओं का ख्याल रखा जाता था। हद तो तब हो गई जब भाषा की मांग को लेकर साल 1952 में भाषा आंदोलन हुआ और कई छात्रों की जान चली गई। यह आंदोलन सिर्फ भाषा का ही नहीं था, ये पहचान, संस्कृति और सम्मान का संघर्ष था।
इसके साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव के खिलाफ उठी बुलंद आवाज भी थी। पूर्वी पाकिस्तान में रहने वालों के हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पश्चिमी पाकिस्तान के नेता पूर्वी पाकिस्तानियों को अक्सर, जी हाँ, अक्सर अपमानजनक शब्दों से पुकारा करते थे, उन्हें कमजोर और हीन मानते थे। अगर वे पुलिस के पास मदद के लिए जाते तो पुलिस भी और प्रशासन भी उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर देती थी। इस सब से लोगों का गुस्सा उबलने लगा और यही गुस्सा आगे चलकर अलग देश यानी कि बांग्लादेश बन गया। पूर्वी पाकिस्तानियों पर जब जुर्म हद से ज्यादा बढ़ गया और विरोध के स्वर भी बुलंद होने लगे, तब पूर्वी पाकिस्तान की राजनीतिक चेतना को आवामी लीग और उसके नेता शेख मुजीबुर रहमान ने दिशा दी। शेख मुजीबुर रहमान यानी बांग्लादेश से जान बचाकर भारत में शरण लेने वाली शेख हसीना के पिता। मुजीबुर रहमान ने आर्थिक भेदभाव, राजनीतिक असमानता और विकास की कमी के खिलाफ आवाज उठाई। इस कारण पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं की आंखों में वो चुभने लगे। साल 1965 की भारत पाकिस्तान जंग के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने स्पष्ट मांग रखी कि दोनों प्रांतों के आर्थिक विकास में एक रूपता जरूरी है और इसी से खफा पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने उन्हें 1968 में अगरतला षड्यंत्र केस में फंसा दिया। उन पर भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान तोड़ने का आरोप भी लगाया गया। साल 1970 में पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की 169 में से 167 सीटें जीती। सत्ता का जनादेश साफ था, शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन सैन्य तानाशाह यहां खान और जुल्फिकार अली भुट्टो पूर्वी पाकिस्तान को सत्ता देने के खिलाफ थे। यहां खान ने सत्ता हस्तांतरण टाल दिया। फिर क्या था? पूर्वी पाकिस्तान में गुस्सा फूट पड़ा। 7 मार्च 1971 को ढाका के रेस कोर्स मैदान में बंग बंधु ने ऐतिहासिक भाषण दिया। यहीं से पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता तय हो गई। पाकिस्तान के आला कमान को समझ आने लगा था कि हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। 15 मार्च 1971 को यहां खान ढाका पहुंचे। शेख मुजीबुर रहमान से एकांत में बातचीत करना चाहते थे, इसीलिए दोनों की बैठक के लिए बाथरूम में 2 कुर्सियां डाली गई। यहीं बातचीत हुई, लेकिन ये बैठक भी निष्फल रही। एक और कोशिश हुई। 19 मार्च 1971 को भुट्टो फिर से ढाका पहुंचे। फिर तीनों मिले, माहौल हल्का करने की कोशिश हुई। भुट्टो और मुजीब में थोड़ी सहमति बनी, लेकिन ये बहुत कम समय तक टिक पाया। 23 मार्च को आवामी लीग ने स्वतंत्रता का झंडा फहरा दिया। पश्चिमी पाकिस्तान की नज़र में ये सीधी बगावत थी। ढाका टीवी ने पाकिस्तान का राष्ट्रगान बजाने से इनकार कर दिया। घर घर में बांग्लादेश के झंडे लगे थे। पाकिस्तानी सेना ने आवामी लीग को अलगाववादी संगठन घोषित कर दिया। यहां खान ने पहले से ही बी प्लान के तौर पर बंगालियों पर सैन्य कार्रवाई का पूरा खाका तैयार कर लिया था। 25 मार्च की रात पाक सेना ने ढाका में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। इसमें सादे कपड़ों में आए सैनिकों ने रातों रात ढाका को खून से लाल कर दिया। आवामी लीग के नेताओं को लगातार मारा गया। ढाका यूनिवर्सिटी को शमशान बना दिया गया। छात्रों को कतार में खड़ा कर गोली मारी गई। हिंदुओं और बुद्धिजीवियों को निशाना बनाया गया। महिलाओं की इज्जत लूटी गई। छोटी छोटी बच्चियों का रेप कर हत्या कर दी गई। गलियों में लोग नहीं, लाशों के ढेर लगे थे। नालियों में पानी की जगह खून बह रहा था। शर्मिला बोस ने इस पर लिखा है कि छात्रों को टॉर्चर के बाद अपने साथियों के शव दफनाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें मारने का आदेश नहीं था, क्योंकि पाक सेना नहीं चाहती थी कि वे शहीद बने। अप्रैल 1971 पहले सप्ताह में ही 10 लाख शरणार्थी भारत आ गए। असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा शरणार्थियों से भर गया था। इस नरसंहार की खबरें भारत पहुंच रही थी। चीनी, नमक, केरोसिन और पीने के पानी तक की किल्लत हो चुकी थी। भारत पर आर्थिक नहीं, सामाजिक और सुरक्षा का संकट भी लगातार बढ़ता जा रहा था। तब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और वे स्थिति को लेकर बेहद ही सतर्क थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसे उजागर किया, लेकिन दुनिया बिल्कुल
चुप थी। नरसंहार के बाद छिपते छुपाते अवामी लीग के वरिष्ठ नेता ताजुद्दीन अहमद बॉर्डर आए। वहां से बीएसएफ से मदद मांगकर भारत पहुंचे और अपने लोगों को बचाने की गुहार लगाई। इंदिरा गांधी ने मदद का भरोसा भी दिया, लेकिन रणनीति बेहद ही सोच समझ कर बनाई जा रही थी। नवंबर 1971 तक भारत आने वाले शरणार्थियों की संख्या 1 करोड़ पार हो चुकी थी। मुक्ति वाहिनी लड़ रही थी, लेकिन अकेली जीत नहीं सकती थी। भारत को कदम उठाना ही पड़ा। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा पर हमला किया। यही भारत के युद्ध में उतरने का क्षण बन गया। मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण और सहयोग भी दिया गया। फिर क्या था? भारतीय सेना तीनों मोर्चों पर कूदी, थल सेना, वायुसेना, नौसेना। 13 दिनों में पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूट गई। ढाका में जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया। ये इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर बना। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस पूरे घटनाक्रम में इंदिरा गांधी ने रणनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक तीनों स्तर पर नेतृत्व किया। आज 54 साल बाद बांग्लादेश फिर से हिंसा की चपेट में है। इस बार कहानी अलग है, लेकिन डरावनी है। राजनीतिक दलों के बीच खूनी झड़पें हो रही हैं। पाकिस्तानी चरमपंथी संगठनों की घुसपैठ बढ़ चुकी है। कई विशेषज्ञ मानने लगे हैं कि एक बार फिर वही खतरा मंडरा रहा है। जब एक राष्ट्र को उसकी भाषा, पहचान और लोकतंत्र से दूर कर दिया जाता है, तो इतिहास खुद को दोहराने के लिए मजबूर हो जाता है। अब बारी है सवाल की। सवाल आपसे, क्या लगता है आपको, बांग्लादेश फिर एक और पाकिस्तान बनने की ओर बढ़ रहा है? क्या 1971 की कुर्बानियां फिर एक बार इस देश को बचा लेगी? आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।